आपका भाग्य विवाह के बाद साथ देगा या नहीं देगा। आपका जो पार्टनर आपको मिलेगा उस पार्टनर से आपका भाग्य बदलेगा या नहीं बदलेगा। तो इन सब बातों पर आज मैं चर्चा करने वाला हूँ। नमस्कार, राधे राधे। प्रिय दर्शकों, आज मैं बहुत ही विशेष चर्चा करूंगा। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आज मैं चर्चा करने वाला हूँ विवाह के बाद हमारा भाग्य कब बदलता है या हमारा भाग्य विवाह के बाद कब चमकेगा और कुंडली में कौन से योग हैं जिन योगों से हमारा भाग्य विवाह के बाद ही साथ देता है। बहुत सारे लोगों का प्रश्न आता है, पंडित जी विवाह हो चुका है परंतु विवाह के बाद ज्यादा परेशानी आई है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग बोलते हैं कि मेरे विवाह के बाद मेरे जीवन में बहुत सारा बदलाव आया है और मुझे सफलता भी मिलती चली गई है। आपने देखा होगा किसी के यहाँ लड़की होती है, लड़की होने के बाद किसी पिता का भाग्य जागृत होता है। वैसे ही जब हमारा विवाह होता है उसके बाद भी हमारा भाग्य जो है बदलता है, भाग्य हमारा चेंज होता है। क्योंकि जो हमारा दूसरा पार्टनर है वो भी तो अपना भाग्य लेकर आता है। तो हमें उस पार्टनर की कुंडली में इन योगों को घटाना है जिससे हमारा विवाह होना है। विवाह के बाद हमारा भाग्य उदय होगा या नहीं होगा, इस बात पर आज मैं चर्चा करूंगा और आपको कुछ 3 सूत्र ऐसे बताऊंगा जिससे आप सभी को पता लगेगा आपका भाग्य विवाह के बाद साथ देगा या नहीं देगा। आपका जो पार्टनर आपको मिलेगा उस पार्टनर से आपका भाग्य बदलेगा या नहीं बदलेगा। तो इन सब बातों पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यह वीडियो लड़का और लड़की दोनों लोगों की कुंडली में ही मान्य होगी। ठीक है। दूसरा, मैं आप सभी को एक एक ग्रह ऐसा बता देता हूं जिस ग्रह से आप बिल्कुल सटीक तरीके से जान सकते हैं। मान लीजिए किसी लड़की की कुंडली है और लड़की की कुंडली में हमें क्या देखना है, शुक्र को देखना है। ठीक है, लड़की की कुंडली में शुक्र को देखना है क्योंकि जो उसका पति होगा उसका कारक ग्रह जो है शुक्र माना जाएगा। ठीक है, बृहस्पति भी होते हैं विवाह के लिए, लेकिन हमें यहाँ पर जो है भाग्य की बात कर रहे हैं तो हमें लड़के के लिए जो है शुक्र को देखना है और लड़की की कुंडली में बृहस्पति तो देखा ही जाता है। अधिकतर मैं बृहस्पति की ही बात करता हूँ, परंतु आज मैं शुक्र की इसलिए बात कर रहा हूँ। मान लीजिए आपके लाइफ पार्टनर की कुंडली में, ठीक है, शुक्र जो है उच्च का होकर के भाग्य स्थान में बैठा है, तब भी जो है आपके विवाह के बाद आपका जो लाइफ पार्टनर है उसके भाग्य से आपको सफलता मिलती चली जाएगी और आप हमेशा फील करेंगे कि आपका जो पार्टनर है उसके आने के बाद आपका भाग्य बहुत अच्छा साथ दे रहा है, आपका काम कारोबार जो है अच्छा चल रहा है, बहुत सारी चीजें आपकी ठीक चल रही हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, शुक्र जो है और बृहस्पति दोनों ही लड़की की कुंडली में आप देख सकते हैं। अगर ये दोनों ही मजबूत अवस्था में है तो कहीं ना कहीं जो है आपकी पत्नी जो है आपके लिए भाग्यशाली है। उसी प्रकार लड़के की कुंडली में हमें देखना है शुक्र ग्रह को, ठीक है, और भाग्येश को, है ना, सप्तमेश को, इन सारे ग्रहों को भी देखना होता है। तब हमें पता लगता है कि हमारा जो लाइफ पार्टनर होने वाला है उसके साथ हमारा भाग्य कैसा चमकेगा। बहुत सारी लड़कियों का प्रश्न होगा मेरे से कि जो है सूत्रों को जो है किस तरीके से घटाया जाए, किस तरीके से जो है हम अपने पार्टनर की कुंडली में देखें कि उनका भाग्य मेरे लिए कैसा रहने वाला है ना। तो मैं आप सभी को 2-3 सूत्र ऐसे बता देता हूं जिनसे आप पता कर सकते हैं। और यदि आपको ये चीजें समझ में नहीं आ रही हैं जो मैं आप सभी को बताऊंगा तो आप मेरे से पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई देगा, उस पर आप मेरे को डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। मेरे से सबसे बड़ी बात यही है कि आप लोग डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि मेरे पास कोई भी ना ही मेरी कॉल अटेंड करता है, ना ही मेरे व्हाट्सएप मैसेज SMS अटेंड करता है। मैं खुद ही सारे काम करता हूं। तो आप मेरे से जब मन करे तब आप मेरे को मैसेज कॉल कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है आज आपने फीस डाल दी और कल मैं आपकी कुंडली देख रहा हूं, यदि आपने आज फीस डाली है तो उसके आधा घंटे के बाद मैं आपकी कुंडली देख करके, सारी बातें देख करके आपको पर्सनली कॉल करके बताऊंगा और ऐसा ही मैं प्रेजेंट टाइम में कर रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले सूत्र पर आ जाते हैं हम। पहला सूत्र है, जब भी लड़का या लड़की की कुंडली में चंद्रमा, है ना,
लग्न में बैठा हो या सप्तम भाव में बैठा हो। ठीक है, चंद्रमा लग्न में हो या सप्तम भाव में हो। दूसरा, चंद्रमा वृषभ राशि में हो या कर्क राशि में हो। ठीक है, दूसरी बात ये बता दी। तीसरी बात, चंद्रमा जो है कृष्ण पक्ष का नहीं होना चाहिए, किसी भी पाप ग्रह के साथ में नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में जो भी आपका लाइफ पार्टनर होता है बहुत ही अच्छा नेचर वाला मिलता है और भाग्यशाली होता है। ठीक है, अब आपको मैं एक बार बोर्ड के माध्यम से उदाहरण के सहित भी समझा देता हूं। देखिए, चंद्रमा जो है लग्न में हो, फर्स्ट हाउस में हो। ठीक है, चंद्रमा फर्स्ट हाउस में हो या चंद्रमा जो है आपका सेवेंथ हाउस में हो। ठीक है, चंद्रमा ये मैंने बता दिया है, ये है सेवेंथ हाउस, ये है फर्स्ट हाउस। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। दूसरा मैंने बताया, चंद्रमा जो है हमारा वृषभ राशि में हो या कर्क राशि में हो। क्यों हो? क्योंकि वृषभ राशि में जो है चंद्रमा उच्च का माना जाता है और कर्क राशि में चंद्रमा अपनी स्वराशि का माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है चंद्रमा आपका कर्क राशि में हो या फिर जो है वृषभ राशि में हो। ठीक है, कर्क में या फिर वृषभ राशि में हो तो चंद्रमा आपका यहाँ पर जो है मजबूत माना जाएगा। तीसरी बात हमेशा चंद्रमा के लिए हमें नोटिस करनी चाहिए, वो है कृष्ण पक्ष का चंद्रमा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कृष्ण पक्ष का चंद्रमा क्षीण माना जाता है और क्षीण चंद्रमा जो है हमें कोई भी लाभ नहीं देता है। ठीक है, तो ये बहुत ही सरल सूत्र है जो मैं आपको बता रहा हूँ। लग्न में और सप्तम में ही चंद्रमा अगर बैठा होगा तो क्यों आपका भाग्य अच्छा होगा, है ना। तो देखिए, चंद्रमा जब भी लग्न में बैठेगा तो व्यक्ति को जो है सुंदर सुशील स्वभाव से बहुत अच्छा बनाएगा और चंद्रमा जो है ऐश्वर्य प्रदान करता है ना। तो चंद्रमा की जब सातवीं दृष्टि सप्तम स्थान पर होगी तो आपका जो पति होगा या आपकी जो पत्नी होगी, विवाह के बाद उसका ऐश्वर्य जो है बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा, है ना। लेकिन चंद्रमा की खासियत मैंने 3 बताई है, वृषभ राशि में हो या कर्क राशि में हो या फिर जो है वो शुक्ल पक्ष का हो, तभी ये चीज आपको देखने को मिल जाएगी। और यदि किसी की कुंडली में ऐसा है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बता दें कि आपके विवाह के बाद आपके पार्टनर का भाग्य कैसा चल रहा है, उसका काम कारोबार कैसा चल रहा है। ठीक है, दूसरी बात, अब आप कहेंगे आपने भाग्य स्थान में क्यों नहीं बताया। तो देखिए, भाग्य स्थान में भी जो है यदि चंद्रमा होता है और चंद्रमा का संबंध जो है सप्तम भाव से बन रहा हो, ठीक है, तब तो जो है आपका पार्टनर जो भी होगा विवाह के बाद उसका भाग्य बहुत अच्छा चलने वाला है। बहुत सारी चीजें जो है आपको प्राप्त होने वाली हैं। ऐश्वर्य का मतलब है कि हर प्रकार की सुविधाएं सुख उसमें सारे आ जाते हैं। विवाह के बाद जो है कहीं ना कहीं जातक का भाग्य बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है। ठीक है, ये पहला सूत्र आपको सरल तरीके से समझा दिया है। दूसरा सूत्र मैं आप सभी को समझाता हूं, वो है शुक्र ग्रह। ठीक है, शुक्र ग्रह को आप देखिए, यदि शुक्र ग्रह जन्म कुंडली के, ठीक है, पंचम स्थान में हो, सप्तम स्थान में हो, ठीक है, दूसरा नवम स्थान में हो और लग्न में शुक्र हो। ठीक है, अब जो है शुक्र यहां पर पंचम में बैठा हो, ठीक है, सप्तम में बैठा हो या नवम में बैठा हो, ठीक है, तो यहां पर क्या प्रभाव देगा। शुक्र जो है हमेशा हमें भौतिक सुखों का जो है अनुभव कराता है। अब देखिए, आप लोग कहेंगे कि सप्तम स्थान में शुक्र जो है बहुत ज्यादा चरित्रहीन का योग बना देता है। ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति जिसका शुक्र सप्तम स्थान में बैठा होगा, हर व्यक्ति चरित्रहीन नहीं होगा, ऐसा आप नोटिस कर सकते हैं। ठीक है, तो सूत्र आप समझ लीजिए, जब जन्म कुंडली के फर्स्ट हाउस में, फिफ्थ हाउस में, सेवेंथ हाउस में, नाइन्थ हाउस में शुक्र वृषभ राशि, तुला राशि या मीन राशि में विराजमान होगा तो आपका लाइफ पार्टनर भाग्यशाली होगा। अर्थात आपके विवाह के बाद आपके पार्टनर के, है ना, भाग्य से आपका काम कारोबार सफलता बहुत जल्दी ही मिलती है और मिलनी प्रारंभ हो जाती है विवाह के तुरंत बाद ही। ठीक है, तो ये सूत्र जो है आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। उदाहरण के तरीके से मैं आप सभी को समझा देता हूं। देखिए, शुक्र बैठा हुआ है, शुक्र वृषभ राशि में हो या तुला राशि में हो या फिर जो है मीन राशि में हो, क्योंकि वृषभ और तुला राशि में जो है स्वराशि का हो जाएगा और मीन राशि में शुक्र जो है उच्च का माना जाएगा। ठीक है, वैसे ही जिन लोगों की लव मैरिज शादी करते हैं जो लोग, उनका शुक्र यदि पंचम स्थान में वृषभ राशि में हो, तुला में हो या मीन राशि में हो, है ना, तो कहीं ना कहीं जो है लव मैरिज शादी ऐसे लोगों की बहुत ज्यादा
सफल रहती है, आपके पार्टनर से आपका भाग्य चमक जाता है, आपको कहीं ना कहीं जो है बहुत ज्यादा बड़ी सफलता प्राप्त होती है। ठीक है, अब हम आते हैं सप्तम भाव पर। तो सप्तम भाव में भी यदि तुला राशि हो, वृषभ राशि हो और मीन राशि हो, ठीक है, शुक्र विराजमान हो। अब आप कहेंगे यहाँ पर यदि शुक्र वृषभ राशि में हो, तुला में हो या उच्च का बैठा हो, परंतु यहाँ पर शुक्र जो है स्त्री की कुंडली में या पुरुष की कुंडली में चरित्रहीन का योग बना देता है। ठीक है, ऐसा आप सोचेंगे, ऐसा नहीं है। शुक्र यहाँ पर जब भी उच्च का होकर के बैठा होगा, शुभ ग्रहों का प्रभाव होगा, बृहस्पति की दृष्टि हो मान लीजिए, तो ऐसा व्यक्ति जो है चाहते हुए भी, है ना, चाहते हुए भी अपने लाइफ पार्टनर को कभी भी धोखा नहीं देगा, अर्थात चरित्रहीन का कोई भी योग नहीं बनता है। अगर मंगल की शुक्र पर दृष्टि हो, शनि की शुक्र पर दृष्टि हो, तब मैं कह सकता हूं, है ना, कि ऐसा जातक जो है चरित्रहीन हो सकता है, परंतु शनि जब होगा, है ना, तो व्यक्ति जो है बहुत टाइम के बाद जो है चरित्रहीन का योग उसके ऊपर घटता है। और जब मंगल होगा, है ना, तो कहीं ना कहीं जो है आपका भाग्य तो बदलेगा, परंतु जो आपका लाइफ पार्टनर होगा वो कहीं ना कहीं जो है और किसी से भी बात करता होगा, उसका लाइफ पार्टनर दो दो भी हो सकते हैं, जब शुक्र यहाँ पर जो है कमजोर अवस्था में बैठा होगा। और भाग्य स्थान में जब शुक्र उच्च का हो, वृषभ राशि में हो, तुला राशि में हो, तो कहीं ना कहीं जो है आप जितना जल्दी हो विवाह कर लें, विवाह के बाद आपका भाग्य चमकने वाला है। ठीक है, ये दो सूत्र मैंने आप सभी को समझा दिए। अब तीसरे सूत्र की मैं बात करूं तो देखिए, तीसरा सूत्र है जब जन्म कुंडली में बुध सप्तम स्थान में बैठा हो, कन्या या मिथुन राशि में बैठा हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है हमारा पार्टनर जो है बहुत ज्यादा मधुर बोलने वाला होगा, वाणी जो है उसकी बहुत अच्छी होगी, जी जी करके बात करेगा, संस्कार उसके अंदर होंगे, पढ़ा लिखा भी होगा, समझने वाला होगा। ये सारी चीजें जो है बुध के अंदर होती हैं, लेकिन बुध जो है यहाँ पर कन्या या मिथुन राशि में होना चाहिए, है ना। एक बात और मैं आपको बता दूं, जिस व्यक्ति का शुक्र जो है सप्तम स्थान में होता है या लग्न में होता है, उस व्यक्ति का पार्टनर जो है कहीं ना कहीं संगीत में रुचि रखता है, डांसिंग, है ना, और बहुत ज्यादा उसको शौक मौज वाली चीजें पसंद होती हैं। ये आप अपनी पार्टनर की कुंडली से नोटिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो सूत्र मैंने समझा दिए। अब तीसरे सूत्र पर मैं आता हूं। तीसरा सूत्र है जब भी जन्म कुंडली में सप्तमेश भाग्य स्थान में हो या भाग्येश सप्तम स्थान में हो, है ना, तो आप जितना जल्दी हो उतना जल्दी विवाह कर लीजिए। विवाह के बाद ही आपका कुछ होने वाला है, भाग्य चमकने वाला है। एक बार और बात समझा, सप्तमेश भाग्य स्थान में गया हो और भाग्येश सप्तम स्थान में आया हो, तो आप जल्दी से जल्दी विवाह कर लीजिए, शादी कर लीजिए, आपका विवाह के बाद भाग्य चमक जाएगा। ऐसे जातक बहुत जल्दी ही विवाह के बाद सफल हो जाते हैं, ऐसा हमें देखने को काफी मिला है। तो आपकी जन्म कुंडली में सप्तमेश और भाग्येश का कैसा संबंध बन रहा है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ज्योति संबंध बन रहा है, दृष्टि संबंध बन रहा है, या फिर जो है एकल दृष्टि संबंध बन रहा है, राशि परिवर्तन संबंध बन रहा है, तो कौन सा संबंध बन रहा है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो देखिए, एक उदाहरण के सहित मैं आप सभी को बता देता हूँ। सप्तम स्थान में मान लीजिए मीन राशि है, मीन राशि का स्वामी हो जाता है बृहस्पति, ठीक है, और बृहस्पति यहाँ का स्वामी है, वो आ जाता है हमारे सप्तम स्थान में, ठीक है, मान लीजिए ये, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सप्तमेश गया भाग्येश में, भाग्येश आया जो है सप्तम स्थान में। तो यदि भाग्येश भी जो है सप्तम में आया हो और सप्तमेश भाग्य में नहीं गया हो, परंतु सप्तमेश की भाग्य स्थान पर दृष्टि हो, तब भी योग बन जाएगा, है ना, एकल दृष्टि हो जाएगी भाग्य स्थान पर, है ना, तब भी जो है आपका विवाह के बाद भाग्य चमकेगा ही चमकेगा। तो दोस्तों, आज मैंने आप सभी को 3 सूत्र बताए हैं। 3 सूत्र में, है ना, इस वीडियो में अगले हफ्ते की जो वीडियो होगी उसमें बताऊंगा, है ना, 3 सूत्र और अच्छे तरीके से समझाऊंगा, क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाती है तो लोग देख नहीं पाते हैं, समय कम होता है, इसलिए मैं 5 सूत्रों की जगह 3 सूत्र कर दिए हैं और मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो आप लोगों को अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना हो तो पर्सनली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में मिलूंगा। जब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।